हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं पहले हासिल करते हैं, फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स के कौशल सीखते हैं। तो स्थूल गति कौशल जो होता है वो बड़ी मांसपेशियाँ होता है, और सूक्ष्म गति कौशल जो होता है वो छोटी मांसपेशी होती है। ओके, तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं वो स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म गति के कौशल सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं? तो ए है, बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बी है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सी है, बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता है। डी है, बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए बहुत कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं? तो वो बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो केवल जो है वो निगेटिव है। बी है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। ये भी केवल इसमें भी है, तो ये भी निगेटिव है। सी है, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। तो विकास जो है कम समय के लिए नहीं, विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया, और ये एक स्थायी परिवर्तन है। ये भी गलत है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है। तो ये करेक्ट है। ओके, तो सही ऑप्शन पूछा है तो राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। ए है, संवेदी पेशी अवस्था। बी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड डी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? तो ए है, समायोजन। बी है, अनुबंधन। सी है, अंतर विषयकता। एंड डी है, स्कीमा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, समायोजन है। ओके, समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वो गोलाकार वस्तुओं की एक जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? तो ए है, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। बी है, सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास। सी है, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। एंड डी है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? वो है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेवागोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें ए, नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। बी है, इनाम देने चाहिए। सी है, पहाड़ प्रदान करना चाहिए। एंड डी है, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो लेवागोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें जो है सहायता देनी चाहिए या पहाड़ प्रदान करनी चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेवागोस्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच। ए है, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। बी है, का बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है। सी है, तब घटित होती है तब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है। एंड डी है, का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। तो लेवागोस्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच जो होती है वो बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान जो होती है सह निर्मित की जाती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में जो होते हैं सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ए है, प्रगतिशील। बी है, शिक्षक केंद्रित। सी है, व्यवहारवादी। एंड डी है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में ए है, समान क्षमताओं का एक समूह होता है। बी है, एक निश्चित आईक्यू बुद्धिलब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। सी है, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। डी है, 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में जो होता है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचालन को स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? तो ए है जो नॉम चॉम्स्की, बी है जीन पियाजे, सी है जेरोम ब्रूनर एंड डी है लेव वाइगोस्की। तो निजी भाषा जो है फ्रेंड वो लेव वाइगोस्की का है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? तो ए है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना एंड डी है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। तो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से जो प्रभावी युक्ति है वो है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को ए है बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, बी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, सी है मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनमन्य होना चाहिए एंड डी है एक समान व मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना चाहिए। तो सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। और आर है कि बच्चे रटकर और स्मरण करके सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो ए और आर जो है इसमें गलत दोनों गलत है। ओके, कि जो सामाजिक रचनात्मक एकमात्र तरीका जो है वो नहीं है ये परीक्षा का, लिखित परीक्षा। ओके, और बच्चे जो रटकर स्मरण करते हैं ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। ये करेक्ट है। एंड तर्क आर है कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित है, नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? तो ए है सीखने के में अवरोधक के रूप में, बी है विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, सी है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए एंड डी है एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। तो प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? तो एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को क्या मिले? बढ़ावा मिले। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं? तो ए है लेखन वैकल्प, बी है गुड़ज वैकल्प, सी है स्वालीनता एंड डी है पठन वैकल्प। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, स्वालीनता के लक्षण हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? तो ए है फर्स्ट है इसमें कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, ये करेक्ट है। सेकंड है विभिन्न प्रकार की दृष्टि प्रस्तुति कर देना, तो ये गलत है। ओके, थर्ड क्या है बहुत से विज्ञप्ति पत्र देना जिसमें संलग्नात्मक चित्रण हो, ये भी गलत है। एंड फोर्थ है कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना, ये करेक्ट है। पहला और चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। ए है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, बी है अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, सी है निष्क्रिय नकल की क्षमता एंड डी है इसमें लंबे गद्यांश को रटने का कौशल। तो रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता जो है वो है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि शिक्षिका विद्यार्थी की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो ए है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बी है विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए एंड सी है विद्यार्थियों को की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए एंड डी है स्व आकलन के अवसर प्रदान करनी चाहिए। तो नहीं करना चाहिए जो है वो है इसमें विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। तो ये क्या है? ये निगेटिव है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सीखना एक जो है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? तो ए है अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है, बी है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, सी है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है एंड डी है जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होता है। तो निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? तो मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड,
शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुखी विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? ए है उच्च अंक प्रदान करने पर अधिक जोर देना, तो गलत है। विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताओं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। एंड डी है असफलता से बचने के लिए उनमें डर व तनाव पैदा करना। तो शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? ए है ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। बी है केवल विद्यार्थी के अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना, तो केवल जो है निगेटिव है। सी है बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना। और डी है बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद करने का प्रयास करना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए, ज्ञान को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ना। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके दिया जाता है? तो ए है अधिसंज्ञानात्मक कौशल को, बी है स्वनियमता को, सी है विवेचनात्मक सोच को, एंड डी है समस्या समाधान को। अर्थहीन वेधन व दोहराव ये गलत है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, विद्यार्थियों में संप्रत्यय की वैकल्पिक संरचनाएं कैसी होती हैं? ए है विद्यार्थियों द्वारा रचित सह सिद्धांतों को दर्शाती हैं। बी है सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए। सी है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है। एंड डी है शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। तो विद्यार्थियों में संप्रत्यय की वैकल्पिक संरचनाएं जो होती हैं विद्यार्थियों द्वारा रचित सह सिद्धांतों को दर्शाती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे प्रयोग व अन्वेषण द्वारा सीखते हैं, सुनकर व बोलकर सीखते हैं, चर्चा व मनन करके सीखते हैं, चीज़ें बनाकर व करके सीखते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो ए बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं, बी है मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, सी है बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, एंड डी है पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। ओके, आगे देखते हैं, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए है फ्रेंड कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और तर्क आर है बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? तो वो है किशोरावस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय उसके एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ये करेक्ट है। तर्क आर है कि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, एंड डी है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो जीन पियाजे की 4 अवस्था होती है। संवेदी चालक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, वो 7 से 12 वर्ष तक होता है। लास्ट स्टेज जो होती है जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और हिंदी में हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 12 से 21 वर्ष तक होती है। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड कि बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं, तो वो जीन पियाजे की 3rd स्टेज जो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक होती है, उसमें जो बच्चे होते हैं वो बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन करते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास के एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं, ये भी करेक्ट है। ओके, तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? वो है इसमें व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना,
बी है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, सी है दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, एंड डी है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, इसमें व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अंतःविषयकता कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा क्या है? भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होता है। एंड डी है कि बच्चों के विकास की कोई भूमिका नहीं है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस प्रकार की कक्षा में शिखर अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है? तो वो है व्यवहारवादी में। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। तो ये क्या है? ये करेक्ट है। ओके, और तर्क आर है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्व और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह जो है फिर निजी वाक का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़ने का जोड़कर देखना का उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है? तो जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसे सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता के सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है दर्शा पाए। एंड तर्क आर है, शिक्षकों को बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यता व बच्चों को से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? ए है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, बी है साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना, सी है सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना, एंड डी है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो जो समग्र व सतत व समग्र मूल्यांकन है वो है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो ए है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, बी है भारत के कितने राज्य हैं, सी है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, एंड डी है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में भिन्नता होते हुए भी विद्यालय से में संबोधित किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? उसे अपनेपन की भावना पैदा करके वो उसका आत्मविश्वास बढ़ाकर कर सकती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से एक कक्षा कक्षी प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? तो फर्स्ट है इसमें कि प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान, एंड सेकंड है ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्या द्वारा परिशिष्ट करना, एंड फोर्थ है काम करने के लिए अतिरिक्त समय देना। तो पहला, दूसरा, चौथा राइट हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? तो ए है सहयोगात्मक अधिगम, बी है परवाह व समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, सी है मानकीकृत निर्देश, एंड डी है उचित समायोजन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। बाधक जो होगा वो मानकीकृत निर्देश होगा क्योंकि ये निगेटिव है। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए, बी है जब संप्रत्ययों को अमूर्त बनाकर वह असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए, सी है जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो, एंड डी है जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं, जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थी को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रही है, तो वो अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित पद्धति होती है, वह व्याख्यान पद्धति जो होती है वो शिक्षक केंद्रित पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है, तो समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए तरीके पर अटक जाना जो होता है वो समस्या समाधान में बाधा डालता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है, ए अनुकूलन, बी अधिसंज्ञान, सी है नियमन एंड डी अनुकरण, तो ये अधिसंज्ञान कहलाती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण देना पेश करना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, महारत उन्मुख विद्यार्थी शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का जो है कम डर और क्षमता का जो है विधिशील दृष्टिकोण होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्यौहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो वो ये उद्देश्य होने चाहिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा, पहला सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए, विविधता का सम्मान करना चाहिए एंड रूढ़िवादिता को सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो समानुभूति का गुण होना चाहिए, देखभाल के गुण होने चाहिए, प्रामाणिकता का गुण होना चाहिए और असहिष्णुता निगेटिव है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है जो है वो है सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बाल विकास की गति कैसी होती है, ए है इसमें एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है, बी है में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है, सी है एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित होती है। बाल विकास की गति जो होती है में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कौशल के, तो वो होता है सहसावस्था। सहसावस्था में बच्चा जो होता है अपने बड़ी मांसपेशियों को यूज़ करता है, जिसमें अपने शरीर को हिलाता डुलाता है, ना कि वो पेन पकड़ता है, सुई धागा पकड़ता है, मसल छोटी मांसपेशियों का वो यूज़ नहीं करता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया को सीखती है वो क्या कहलाती है, वो सामाजिकरण कहलाती है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु जो होते हैं शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करते हैं, तो ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेदी चालक अवस्था एंड सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, संवेदी चालक अवस्था। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, यह क्या प्रदर्शित करती है, तो वो जो करती है ए है जीववादी सोच, बी है केंद्रीयता, सी है अप्रतिवर्ती सोच एंड डी है क्रमबद्धता, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा केंद्रीयता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिक और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है, तो वो है नियमों को निश्चित और निक्षेप रूप में देखना, बी है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, सी है यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है एंड डी है यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए, तो ये क्या है, ये राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चों को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है तो तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है, तो ए है पाड़, बी है अनुबंधन, सी है अनुकरण एंड डी है अनुकूलन, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, पाड़ का प्रयोग कर रहा है। ओके, मतलब सहारा दे रहा है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास कैसा होता है, विकास सीखने का पर्याय है, बी है सीखने से स्वतंत्र रूप से होता है, सी है पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जाता है, तो लेव वाइगोत्स्की जो कहते हैं उनको के अनुसार विकास जो होता है वो
विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। तो ए है स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल करना, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर जो है अधिगम कर पाए, एनसीए कक्षा में सकारात्मक अनुशासन लागू करना, ये सब जो है फ्रेंड ये निगेटिव है। बट विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना, तो ये निगेटिव है। ये सब पॉजिटिव है। और डी क्या है? निगेटिव है, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है सक्रिय ग्रहणकर्ता होता है, ना कि निष्क्रिय होता है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो आंसर निगेटिव होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानी सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो उन्हें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण प्रभाव होता है इसमें? तो ए है लेव वाइगोत्स्की, बी है बीएफ स्किनर, सी है हार्वर्ड गार्डनर एंड डी है जीन प्याजे। तो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव जो होता है वो लेव वाइगोत्स्की का होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? तो वो है शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी जो है सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें, रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दें, बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं बनाएं, योग्यता के आधार पर लक्ष्य शंकाएं बनाएं। तो विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों की संस्कृति और भाषा को शामिल करें। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षक समूह का चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के उपयोग नहीं किया जाएगा? तो ए है सहयोगी परियोजनाएं, बी है मानकीकृत परीक्षण, सी है सहकर्मी मूल्यांकन एंड डी है कक्षा अवलोकन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण। समावेशी शिक्षा का दर्शन कैसा दर्शन होता है? बहिष्करण के सभी आचरण को प्रोत्साहित करेगा, तो गलत। का आधार विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक स्कूलों में शिक्षित करना, ये भी गलत है। केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित है जो दृष्टिबाधित व स्वर्ण है, तो ये भी गलत है। समावेशी शिक्षा का वर्णन जो होता है अपवर्जन की सभी नीतियों व आचरण को चुनौती देता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए। बी है सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। सी है शिक्षक केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। एंड डी है परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। तो विविध कक्षा कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, वह विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है के अनुकूल पद्धति कौन सी है? तो ए है इसमें फर्स्ट को खड़े होकर कार्य करने की अनुमति देना, कार्य को छोटे टुकड़ों में बांटना, एंड थर्ड है कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समयावधि तय करना, और फोर्थ है एक समय पर एक कार्य कर देना। तो पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म विद्यार्थी व उनकी पहचान के गुणधर्म का सही मिलान है? तो ए है इसमें सृजनात्मक विद्यार्थी समस्या समाधान में अनम्यता, बी है स्वलीन विद्यार्थी गति क्रियाओं का दोहराव, एंड सी है अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थी बेहद कमजोर स्मृति, एंड डी है दृष्टिबाधित विद्यार्थी सुनने में कठिनाई। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, स्वलीन विद्यार्थी गति क्रियाओं का दोहराव। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है? वो देती है विद्यार्थियों के असमान उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर देती है, एकमात्र सही उत्तर को प्रोत्साहित करके। ओके, तो दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को ए है व्याख्यान विधि से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बी है विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, सी है विभाजित टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, एंड डी है बेहद चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे वह विद्यार्थी को सीखने के स्तर से बहुत ज़्यादा हो। तो सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु को विद्यार्थियों के निजी जीवन के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़
खोजने में मदद करनी चाहिए, वो उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए, चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया है, न कि पुस्तकीय ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनरुक्ति करने का कौशल। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर फ्रेंड दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक संरचनावादी शिक्षिका कैसी होती है, को उदाहरण व गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को खुद पर विश्वास करने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो वो है ए है शर्मिंदगी और निराशा, बी है भय और उत्कंठा, एंड सी है यह मान्यता की क्षमता जटिल और अनियंत्रणीय, यह मान्यता की क्षमता वार्षिक और नियंत्रणीय है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, कि विद्यार्थी को खुद पर विश्वास रखने और मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित जो करता है वह है कि यह मान्यता की क्षमता जो होती है वार्षिक और नियंत्रणीय है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू कराते समय उनके पूर्व ज्ञान का आवाहन करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है, और इन प्रक्रिया कलापों के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है। यह छात्रों में जानकारी का जुड़ाव एवं संबंध बनाने में सहायक है। करेक्ट है। सेकंड है कि यह समय और संसाधन की बर्बादी है, तो ये गलत है। और थर्ड है फ्रेंड कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी करने में सहायक नहीं है, ये भी करेक्ट है। एंड फोर है यह अधिगम के लिए तैयार करने की एक सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक पहल है। ओके, तो इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा फ्रेंड, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा कि इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शैक्षिक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। तो वो उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनसे जूझने में मदद करके। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो सीखने में आनंद व भावना पैदा करके प्रोत्साहित कर सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है, आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखना है, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है। तो ए है अनुबंधन, बी है अनुकरण, सी है स्मरण व प्रत्याहार, डी है अधिसंज्ञान। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, अधिसंज्ञान। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। ये करेक्ट है। और तर्क आर कहता है कि अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर फ्रेंड दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की कथन ए कहता है, एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। बिल्कुल करेक्ट है। तर्क आर है कि संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित हैं। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।